बीस ही बच्चे आए हो अभी? पीबक्स, आपका नेट वगैरह का इशू रिजॉल्व हो गया बेटा? हम्म। पीबक्स चला भी गया। चला गया ना पीरबक्श? मैम हाँ अब्दुल्ला। मैम पावर डिसिपेशन का मतलब एक बार और बता दो यार। क्या बता दूं? मैम पावर डिसिपेशन क्या समझ नहीं आया उसमें आपको? मैम होता क्या पावर डिसिपेशन? मतलब अगर कोई भी आपका जैसे रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट होगा, कितना एनर्जी वेस्ट हो, मतलब वहाँ उस पे पावर कितना यूज हो जाएगा, ये बोल सकते हैं, कितना कंज्यूम कर लेगा या कितना पावर को रेशियो लॉस। के हिसाब से वो आता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना पावर वहां पर ज्यादा यूज होगा उसके अक्रॉस। उसके रेजिस्टेंस पे ओके डिपेंड करता है पावर। ये पिन कैसे हो गया, ये पीर बख्श? अब्दुल्ला डीपी तो बड़ी ऐसी लगा रखी है, एकदम देख के डर जाए कोई, एकदम। चेंज कर दो मैं। ठीक है। अभी भी 25 ही लोग आए हैं, तुम लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? धनंजय को क्या दिक्कत आ गई? मैम एक ही लेक्चर में ईएम वेव्स खत्म हो जाएगा। एक में करते हैं। अच्छा, आप राहुल ने कैसे देख लिया? अच्छा, नंबर ऐड होगा ना इसका। हाँ, पलक का तो है। ठीक है भाई, स्टेटस ही तो मेरे को रोज देखते हो तुम। राहुल को आज ही ब्लॉक करना पड़ेगा। राहुल, तुम्हारा नंबर अभी अनसेव करती हूँ मैं। ऐसे करते हो तुम लोग? ओके। चार्ज क्यों करते? स्क्रीन शेयर है ना? मैम एक बार वो क्वेश्चन दिखाना। मैम आप म्यूट हो। ठीक है। तो मैम ईएमए। एक बार ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मैम जो भी था स्क्रीन पर। वो आएगा 10 मिनट 1 घंटे बाद आएगा वो।
ये लो, मैम एक बार ट्राई कर लेते हैं। कर लो ट्राई। कर लिया? ओके। ओके क्या हुआ ट्राई? जल्दी बताओ आंसर क्या है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ईएम वेव्स में देखो हम हमारे कुछ गिने चुने टॉपिक है भाई जो हमें पढ़ने हैं। एक दिन का 1 घंटे का ही लेक्चर है। ठीक है, बस तुम्हें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी 2025 और 24 के, वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी। उसके अलावा इस चैप्टर से नहीं पढ़ना। ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है। एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ईएमआई से ज्यादा अगर मैं कहूँ तो चांसेस ईएम वेव से सवाल पूछने के ज्यादा बनते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे और मैक्सवेल्स की कुछ 2-4 इक्वेशन है, वही सब सारा जो तुमने अभी पढ़ा है मैक्सवेल ने वही इक्वेशन छाप दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे ईएम वेव्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद तुम्हारा ये ईएम स्पेक्ट्रम जनरल वाला टॉपिक, बस यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक। अब देखो ईएम वेव्स क्या है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती थी वो किससे जनरेट होती थी? चार्ज को किस पे होना पड़ेगा भाई? रेस्ट पे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी किससे? चार्ज को किस में होना पड़ेगा? मोशन में, है ना। अब यहाँ पर ईएम वेव्स हैं, यानी अब एक वेव क्रिएट होगी और वो कब क्रिएट होगी? जब चार्ज क्या करेगा? जब चार्ज को तुम एक्सिलरेट करा दोगे। जब चार्ज को एक्सिलरेट करा देंगे तो वो एक रेडिएशन बनती है जिसे हम कहते हैं ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स यही हमें पढ़ना है। ये ईएम वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका कंसर्न स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट अब कहाँ से आया? देखो ये आया हमारा कैपेसिटर से। कैपेसिटर से कैसे? ये हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट है, राइट। कैपेसिटर की प्लेट है, मान लो मैं यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ। यहाँ बैटरी है तो कुछ ना कुछ करंट आ ही निकलेगा। ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट बेटा धीरे धीरे चार्ज होना शुरू, धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर देंगी, इनमें चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से चार्ज हाई जाएगा या धीरे धीरे बढ़ेगा? मैम धीरे धीरे। ठीक है। भाई चार्ज किस पे डिपेंड करता है बताओ? आरसी कैपेसिटेंस में पढ़ा था कि हमारा चार्ज कैसे डिपेंड करता है। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ टाउ टाउ। ठीक है, तो इस रेट से हमारा जो चार्ज है यहाँ कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा। और ऐसे ही हम यहाँ से करंट निकाल लेते हैं कि जो करंट आने वाला है वो किस रेट से आएगा। dq बाई dt कर देते हो तो ये कितना बनता है? आई नॉट ई की पावर सिर्फ माइनस टी बाई टाउ। तो मतलब कैपेसिटर के अंदर जो करंट है, जो चार्ज है, वो इस रेट से बढ़ेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने देखा कि भाई ये तो कैपेसिटर है। अगर मैं यहाँ पर बेटा एक मान लो निडल रखती हूँ, कोई भी तुम्हारी मैग्नेटाइज्ड निडल है आयरन की, अगर मैं इस वायर के अक्रॉस रखती हूँ तो मुझे बताओ क्या वो निडल डिफ्लेक्ट करेगी? यस सर। करेगी। करेगी, क्योंकि करंट है। जहां करंट होगा वहां पर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो भाई वहां पे तुम्हारी मैग्नेटाइज्ड निडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं इस पी पॉइंट को बेटा यहाँ रख देती हूँ। इसी पी पॉइंट को सेम दूरी पर कैपेसिटर के बीचों बीच उठा के रख दिया। अब बताओ क्या होना चाहिए था? क्या निडल को डिफ्लेक्ट करना चाहिए था? नो क्या? मैम। देखो ये तो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर के बीच में कोई करंट है? इज देयर एनी करंट कैपेसिटर के बीच में? कैपेसिटर करंट फ्लो करने के लिए तो कोई वायर चाहिए, कोई वायर Yes, चाहिए। वायर है ही नहीं हमारे पास तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कोई करंट है नहीं। और अगर करंट नहीं है तो हमारा कौन सा लॉ है जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट करता है? एम्पियर्स लॉ याद करो। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू किसके होता है? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड। अब मान लो yes, ma'am. जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक ऐसे क्लोज्ड सर्कुलर लूप बना दी। अगर मैंने ये क्लोज सर्कुलर लूप बनाई,
तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे मैम इस लूप में जो आई इनक्लोज्ड है वो कितना है, 0 है। और इस इक्वेशन की वजह से जो एम्पियर्स ने दी है, इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होना चाहिए भाई, मैम मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होना चाहिए। यही कह रही है ये इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ, कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप एक लूप बना दीजिए और उस लूप में देख लीजिए कितना करंट इनक्लोज हो रहा है। अगर करंट इनक्लोज हो रहा है तो देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, अगर नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, बट क्या हुआ, जब हमने इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक निडल को रखा तो निडल ने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे, ये बात है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई इस पी पॉइंट पे, ये हमें देखना था कि कैसे हो सकती है। कोई आइडिया, कोई आइडिया? इसके बीच में क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? yes ma'am Yes, ma'am. यस मैम। क्या कैपेसिटर के ये चार्ज कांस्टेंट है? यस yes ma'am एक बार में थोड़ी ना, पहले तो अनचार्ज होगा ना कैपेसिटर, 0 होगा, बाद में चार्ज बढ़ना शुरू होगा ना, जो तुम्हारे सामने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनके अकॉर्डिंग चार्ज है ना, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा चार्ज स्टोर होगा इन कैपेसिटर की प्लेट्स पे। इस चार्ज के अकॉर्डिंग ही Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल यही आएगी, टोटल इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस सिग्मा को मैं लिख सकती हूँ चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब भाई आप क्या करो, इस ई की जगह यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिएबल आई कि नहीं आई? बताओ। आगे तो मैम हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिएबल है, सॉरी टाइम वेरिएबल, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, कैपेसिटर की Yes, प्लेट के बीच में क्या फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। yes Yes, ma'am ma'am. Yes, ma'am. बस यही से नाम आया डिस्प्लेसमेंट करंट का। कैसे कि अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, अभी इतना समझ लिया तुमने कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको यहीं स्टॉप करो। अब जाओ अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, फराडे वाले में। फराडे ने क्या बोला था, क्या बोला था फराडेज ने? फराडे ने बोला था कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगी, EMF ईएमएफ जनरेट। EMF. उसका लास्ट में जाके एक टॉपिक और आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने लिखा था d∅b/dt, इसके चेंज होने से एक चीज और जनरेट होती है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टाइम, अगर तुम्हारी टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसको जन्म दे सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी? नहीं होगी, ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होके बनेगी, ये इंड्यूस हुई है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इंड्यूस्ड हुई है। कैसे इंड्यूस हुई है भाई, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगी। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी नेचर में, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। फर्स्ट चैप्टर वाली कैसी थी, कंजर्वेटिव थी, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड था उसके लिए, फर्स्ट चैप्टर में कंजर्वेटिव थी फील्ड। ये वाली जो फील्ड होगी ये होगी नॉन कंजर्वेटिव, और ये कैसा लूप बनाएगी, ये क्लोज्ड लूप बनाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्लोज्ड लूप बनाएगी। अब आ जाओ इस पे दोबारा से डिस्प्लेसमेंट करंट पे। तो हमने कैपेसिटर के बीचों बीच देखा कि कैपेसिटर के बीचों बीच क्या चेंज हो रहा है, कौन सा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, अब तुम यहाँ पे देखो, मैंने फ्लक्स की बात करी। देखो ये अपना कैपेसिटर है बेटा, मैं अगर इस कैपेसिटर के यहाँ पर एक सरफेस बना दूं, एक सरफेस एरिया ऐसे जस्ट बना दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक ही डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेराएंगे, तो क्या
इस पर्टिकुलर एरिया के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। तो अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? मैग्नेटिक, क्या? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका रीजन ये था, निडल का मतलब कैपेसिटर के बीच में अगर आप निडल रखोगे तो निडल क्यों डिफ्लेक्ट होगी? क्योंकि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आया। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है तुम्हारा? कौन सा फ्लक्स? याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब बात आई यहाँ पे, अब एम्पियर के लॉ पे आते हैं। अब एम्पियर का लॉ क्या कहता है भाई? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब मैंने जो ये एरिया बनाया है, इस एरिया में तो करंट है नहीं। ये जो देखो ये एरिया बनाया है हमने, इस एरिया में करंट तो है नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब एम्पियर्स का जो ये लॉ था ये क्या होगा? हो गया कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं क्या हो गया? ये लॉ गलत साबित हो गया। हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो गया। तो मैक्सवेल ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दिक्कत मत लो, इसी लॉ को कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसने बोला एक और करंट ऐड कर दो, जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया गया। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा करंट है? ये कब आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट करंट तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? समय के साथ चेंज हो रही होगी। ये इन्होंने एक नाम दे दिया अपनी मैक्सवेल की इक्वेशन को सही करने के लिए कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट, देखो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना 101%। तो इन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट वहां होगा, करंट तो वहां होगा। अगर कौन सा करंट आएगा, उस करंट का नाम दे दिया कि वहां पर जो करंट आएगा वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा? ये तुम्हें याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये तुम्हें कहाँ से आया, कैसे आया, कोई जरूरत नहीं है, कोई छानबीन मत करना, टाइम वेस्ट ही करोगे। ये फॉर्मूला याद करना है, हो जाएगा फॉर्मूला याद, डी फाई ई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन। और इसी को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं एम्पियर्स लॉ को आईडी लगा के, यही तुम्हारा क्या बन जाता है? मैक्सवेल का फोर्थ लॉ बन जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे तो ये मैक्सवेल का फोर्थ लॉ आ जाएगा। ठीक है, फैराडेज लॉ ने बोला था कि टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो इसीलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक दूसरे दोनों साथ में चलेंगी, प्रोड्यूस करती हुई एक दूसरे को। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी होगी वहां पर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, वो होती है एक ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा एक ही वेव के अंदर, वो भी हम देखेंगे। तो ये इक्वेशन बनी तुम्हारी मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल ने एम्पियर्स के इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। ये तुम्हारा आई इनक्लोज जो नॉर्मल करंट आता है, जो तुम्हारे वायर्स के थ्रू फ्लो करता है, इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अपनी जैसे हम लोग न्यूटन्स के लॉ को सही कराने के लिए एक सूडो फोर्स बना देते हैं ना, कि हमें अपना न्यूटन्स के लॉ को इनर्शियल फ्रेम में सही करना है, तो एक कौन सा फोर्स लगा देते हैं? सूडो फोर्स। ठीक है, तो वो जुगाड़ जो है वही ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, कि ये इक्वेशन सही बैठानी थी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करो। तो डिस्प्लेसमेंट जो नया वहां पे निकल के आई एक टर्म, वही यहाँ पर वो ऐड कर दिया एप्स के पास। यही मैक्सवेल की नई इक्वेशन है। ये कर लोगे, फाई दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, करेक्ट। इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करके एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर मैम लास्ट स्लाइड दोबारा दिखाओगे? ठीक है मैम। ये है मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, ये याद होनी चाहिए। कई बार ये भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है। देखो तुमने सारी पढ़ी हुई है। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ कौन बताएगा? ध्यान से देखो। हाँ, ये आया गॉस लॉ। कहां पर? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड बताओ, ये भी गॉस लॉ है। हाँ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म में तुम्हारी जो फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है, तो कर्ल क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा।
बी डॉट डी ए का कर्व, तो ये आ गया 0। ठीक है, थर्ड बताओ, थर्ड कौन सा है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेराइंग है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या हो गया, हाँ ये तुम्हारा फैराडेज का लॉ। लास्ट वाला अभी हमने पढ़ा है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो ये याद होने चाहिए चारों। फोर्थ का तुम बेसिक याद रखना कि बी डॉट डी एल जो है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड आया था और एक वर्ड नया ऐड किया है। ठीक है, चारों तुमने पढ़ी हुई डेफिनेशन है, डीएल डीए में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहला और दूसरे में तुम्हारा एरिया के साथ किया गया है क्लोज्ड इंटीग्रल, थर्ड और फोर्थ में लाइन के साथ किया हुआ है, लाइन इंटीग्रल। ठीक, अब आती है ईएम वेव्स होती कैसे हैं। तो देखो ईएम वेव में क्या होगा बेटा, ये ऐसी वेव्स होंगी जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा, और दोनों वेक्टर एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे और हमेशा एक फेस में ही चलेंगे। इन फेस का मतलब समझे, इन फेस का मतलब हो रहा है कि अगर दोनों मैक्सिमम हो रही है तो दोनों एक साथ 0 होंगी, फिर दोनों एक साथ नेगेटिव भी होंगी, मतलब सेम फेस में ही रहने वाली है, ऐसा नहीं होगी कि आउट ऑफ फेस चल रही है चीजें। तो होगा कैसे, मान लो हमारे पास ये ईएम वेव है, ये ईएम वेव का डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, एक्स डायरेक्शन दिखा रही है कि वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है। तुमने एक ये चीज पढ़ी होगी, ये इक्वेशन पढ़ी है तुमने क्लास 11th में वेव्स वाले चैप्टर में। यस मैम। पढ़ा है सबने। इसमें बेटा मुझे एक्स और वाई बताएगा कोई बच्चा कि यहाँ एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई। एक्स क्या बताता है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक्स बताता है प्रोपोगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। वाई क्या दिखाता है, कोई बताएगा इस इक्वेशन में वाई क्या होता है। वाई होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, है ना। वाई बताता है कि उस टी समय पर जब वेव एक्स आगे चली गई तो वाई तुम्हारा जो पार्टिकल है वो कहां पर मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, है ना। ट्रांसवर्स वेव होती है ना, देखो अभी तक तुमने पढ़ी है दो तरीके की वेव, एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, भाई ट्रांसवर्स वेव होती है कि वेव खुद तो आगे एक्स डायरेक्शन में चल रही है लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो खुद कहाँ जा रहे हैं, वो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। भाई वेव खुद एक्स डायरेक्शन में है लेकिन पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। ये होती है तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं बात करूं अब तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेंगे भाई, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, कुछ भी बोल। तो ये जब इक्वेशन लिखी जाती है ये इसी इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए लिखी जाती है कि मान लो कैसे आपने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन क्या बताती है भाई, ये इक्वेशन बताती है कि किसी x दूरी पर, कि जब हमारी वेव x दूरी पर पहुंच चुकी है उस t समय पे मेरे को एक पार्टिकल को देखना है, उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उस समय पे वो पार्टिकल कहाँ पे है। तो ये y जो है ये बताता है उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, कब, जब वेव t दूरी तय कर चुकी है, सॉरी x दूरी तय कर चुकी है t समय में। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं ईएम वेव में। ईएम वेव्स में क्या होगा भाई, x क्या बताएगा, वेव की डायरेक्शन, जो भी यहाँ पर होगा x होगा, z होगा, जो भी यहाँ पर लिखा होगा k का कॉफिशिएंट, वो क्या बताएगा, वेव्स की डायरेक्शन बताएगा। अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या रहेगा। तो देखो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। अगर E तुम्हारा y में है तो B हमेशा कहाँ रहेगा, z में रहेगा।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कंपोज्ड होंगे तुम्हारी ईएम वेव्स में, तो ये बन के तैयार होती है एक वेव। तो तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रहेगा, एक डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी, एक सेकेंड, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक। हाँ अब बताओ। मैम अगर ए वाई में है तो बी एक्स में भी तो हो सकता है। एक्स में वेव मूव कर रही है ना, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना है, तीनों को परपेंडिकुलर होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मान लो या डायरेक्शन मान लो, इन तीनों को परपेंडिकुलर होना है एक दूसरे के। ये है ईएम वेव। ठीक है, मैं इसकी डायरेक्शन भी लिखवा दूंगी तुम्हें, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लो, तीनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन लिखवाती हूँ कि कैसे एक की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले सी, सी मैं यहाँ पे डिनोट कर, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा। सी की बात करते हैं। ठीक है, सी क्या है, वेलोसिटी की, वेव की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, कैसे निकालेंगे भाई, ई क्रॉस बी से। ठीक है, ई क्रॉस बी, इसी को नाम दिया गया है पॉइंटिंग वेक्टर, इसी को पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताएगा कि वेव किस डायरेक्शन में फ्लो, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर आप ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके उनकी डायरेक्शन निकालेंगे तो वो ई वेलोसिटी देगा। अब बात आई कि ई वेक्टर किस, कैसे निकालोगे, बी क्रॉस सी करके। देखो डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना। अब बचा बी, तो बी किसके बराबर होगा बेटा बताओ, सी क्रॉस मैम सी क्रॉस ई। सी क्रॉस, ये तुम्हें याद, ये तीनों याद होने चाहिए। ऐसे मत करना कभी ई क्रॉस सी कर दो, डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। जैसा एज इट इज यहाँ लिखा है ऐसे ही तुम्हें याद करना है। कैसे याद कर सकते हो इसको, कैसे याद कर सकते हैं भाई, इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कर लो। ठीक है, ईबीसी से याद कर लो। कैसे याद करोगे, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है डायरेक्शन तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई करने का, बी और बीसी को, बीसी को। बीसी को। ठीक है, और अगर बी की डायरेक्शन पूछ रहा है तो किसको मल्टीप्लाई करने का, देखो एमईसी। हाँ, अगर बी की डायरेक्शन पूछ रहा है तो आगे वाले दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, सी, सी की डायरेक्शन पूछ रहा है तो किसको मल्टीप्लाई कर देने का, ई और ईबी। तो ईबीसी, ईबीसी याद रखें। ठीक है, जो उसके आगे दो टर्म्स आए उनका मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हें उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। यही हमारा पॉइंटिंग वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम देखना लास्ट पीवाईक्यूज में यही यहीं से सवाल पूछे गए। अच्छा जी, इसके बाद आता है, एक बात बताओ, अगर वेव की बात करें, देखो ये ईएम वेव है, ईएम वेव तुम्हारी गामा वेव कौन सी वेव है भाई, एक्सरे कौन सी वेव है, सब ईएम वेव्स हैं कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सब ईएम वेव्स हैं। ठीक है, अगर ये वेव्स वैक्यूम में वेलोसिटी से मूव कर रही है सी से, ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में इनकी जो स्पीड है भाई वो सी है। अब बेटा बताओ किसी मीडियम में उनकी स्पीड कितनी हो जाती है लाइट की, मैम सेम ही है। किसी मीडियम में, मैम सी बाय म्यू। हाँ सी बाय म्यू हो जाती है। म्यू क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है टर्म तुमने किसी ने, मैम 10th में था, 12th में भी है। मैम सुना तो है। सुना है ना, ये सी बाय म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर उससे लाइट ट्रेवल करेगी तो वो लाइट की वेलोसिटी को कितना कम कर देगा, तो सी बाय म्यू आ गया। तो मीडियम में जब तुम्हारी कोई भी वेव ट्रेवल करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी सी बाय म्यू। सी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हर मीडियम का अलग होता है। ठीक है, पानी का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, किसी भी लिक्विड का अलग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही वो उसकी स्पीड को क्या कर पाएगा,
कम कर देगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट का। ये याद करने की चीज है, ये देखना मत कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ढूंढना मत, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट रिजल्ट है। सी की वैल्यू कितनी आनी है, 1/√ऑफ म्यू नॉट, और इनके डेरिवेशन इतने गंदे होते हैं, बीएससी में जाके हम लोगों ने पढ़े थे, वो भी जब पूरा एक सब्जेक्ट आता है इसी के ऊपर, ना पढ़ो तो ही बढ़िया है, छोड़ो, पता नहीं वो कहाँ काम आ रहे हैं। ठीक है, 1/μ0/ε0, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 1/μ0 × ε0। अब देखो मेरे को निकालना है मीडियम में। ठीक है, वेलोसिटी मेरे को निकालनी है मीडियम में, कितनी हो जाएगी, तो तुम्हें पता है c/μ होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखना चाहूं इसको कि मीडियम में, ये हो जाएगा 1/√ऑफ म्यू मीडियम इंटू एप्सिलॉन मीडियम। मैं लिख सकती हूँ इसको कि वेलोसिटी ये हो जाएगी मीडियम में, लिख सकती हूँ ना बेटा, कंफ्यूज हो गए क्या? मैम लिख सकते हैं। म्यू यस नॉट, मैम लिख सकते हैं। हाँ लिख दिया, म्यू लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, म्यू एन को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, आप लिखोगे वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/√म्यू एम को मैं म्यू नॉट म्यू आर लिख सकती हूँ, म्यू एम को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकती हूँ ना। यस मैम। ठीक है, अब इसमें से देखो इस टर्म को मैं वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्या बन गया, सी बन गया, अपॉन यहाँ पर क्या बचा, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो अब एक बार बताओ, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ ऊपर लिखी हुई है एकदम सबसे ऊपर, यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करो तो ये नीचे वाली टर्म किसके बराबर आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहाँ से तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आया, यस मैम। म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर पूछा जाए कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है, सीधा एक लाइन में ये सवाल आया था, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, ये सब बता देते हैं कि v इक्वल्स टू e क्रॉस b है। एक्चुअली में इसका नाम क्या है, ये बताता है कि हमारी वेव की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो e क्रॉस b से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब e नॉट v नॉट तो तुम्हें पता ही है क्या है भाई, किस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। देखो इन्होंने सेम डायरेक्शन में दे दी बट अलग अलग होंगी, सेम भी नहीं हो सकती। अच्छा वेव्स है ना, ठीक है, डायरेक्शन तो एक ही होगी दोनों की। ठीक है, ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, लेकिन अगर बेटा ये वाई में होगा तो ये किस में होना चाहिए, फिर ये जेड में। ठीक है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये हमारी डायरेक्शन होगी। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन, प्रोपगेशन ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये वाला करो, छुट्टी का कुछ पता चला भाई, 3 दिन की छुट्टियां नहीं मिलेंगी तुम्हें, 2 दिन की मिलेंगी सिर्फ। मैम क्या मैम, मैम ए ऑप्शन। अच्छा तुम ऑप्शंस बता रहे, in an EM wave at an instant and a particular position the electric field is along magnetic field point। हाँ तो V तो निकालना है, E क्रॉस B कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया होगा मोस्टली बच्चों का। यस मैम। यस मैम। B इक्वल्स टू E क्रॉस B करना था बस। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन दिखा भी हुआ है, 2023 का सवाल है ये, क्वेश्चंस आए हैं। तुम कहते हो ना मैम पता नहीं कैसा आता है, मैं कह रही हूँ 11th से 12th बहुत इजी है। 12th के कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे कुछ बन ही नहीं सकता डिफिकल्ट, अगर वो बनाएंगे ना उस चैप्टर से डिफिकल्ट, तो इतना मान के चलना कि तुम्हारे साथ जितने बच्चे उस एग्जाम में बैठे होंगे ना, कोई भी नहीं सॉल्व करेगा। कुछ 0.1% का कह नहीं सकते क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता फिर उन चीजों को।
ठीक है, वो फिर सभी नहीं करके आएंगे। लेकिन 11th ऐसी है बेटा, 11th में बहुत पंगे लिए जा सकते हैं, 11th के कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए 12th अब पढ़ रहे हो ना, 12th को ऐसे पढ़ लो कि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक ना छूटे। ये वाला करो, देखो ये भी 2023 का ही सवाल है। कुछ आया? आया आंसर? वही अभी हमने पढ़ा था कि v किसके बराबर है, c किसके बराबर है? मैम बी क्रॉस सी क्रॉस। मैम E इलेक्ट्रिक फील्ड का into भी तो B. एक रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन, ये रहा, देखो ये वाला रिलेशन, ये वाला यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, ये वाला कि वेलोसिटी और किसके बराबर है, e अपॉन b के, ठीक है, और ई नॉट बाय बी नॉट, इनके मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं, इनके मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड जा रहा है, v इक्वल्स टू ई नॉट बाय पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करो। मैम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? मैम, ई बाय बी। नहीं, v बाय बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये है, म्यू है, वेलोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है भाई, ये वेलोसिटी है। मैम सी ऑप्शन आ रहा है फिर। हाँ, वेलोसिटी है ये e बाय v। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सी बी या वी बी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है भाई, बी पूछा है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ई बाय सी के। तो ई गिवन है 6.6, सी कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 10⁸ मैग्नीट्यूड तो आ गया, आप डायरेक्शन देख लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है और प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में है, तो बी किसके बराबर होगा, डायरेक्शन निकालो। मैग्नीट्यूड तो सिंपल सी बात है, जो दे रखा है मैम वही बट होगा। जे कैप तो कहीं पर बोला ही नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दिख नहीं रहा क्या, 6.6 इंटू जे कैप। ओके। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है और वो तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगी भाई, परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, मैम के कैप। ठीक है। तो बस यही करना था इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना भाई, E इक्वल्स टू सी बी होता है। अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड नहीं गिवन तो हम एक से दूसरे का निकाल सकते हैं। ठीक है, E इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, तो के कैप में डायरेक्शन रहने वाली है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कैसे नेगेटिव में थोड़ी आ रहा है फिर ये, सी ठीक हो गया, नेगेटिव कैसे बोला, मैम वो पहले वाले का। हाँ सी वाला। ठीक है,
से किसी को दिक्कत तो नहीं है कि ये कैसे आया के कैप? मैम आई कैप आ भी नहीं सकता था क्योंकि ऑप्शन में जे हाँ, कैप तो है नहीं, आई तो हो ही और नहीं आई सकता कैप ना। तो मैम एक्स डायरेक्शन में वो दिए ही रखा है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बस दो में कंफ्यूजन होगी, या तो ए और सी में। अब उसमें भी कि प्लस कैप है कि माइनस के कैप है? प्लस है। प्लस के कैप आएगा, ये इसलिए तीनों लिखवा दिया था तुम्हें। ये भी तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ये वाला करो, दिस क्वेश्चन। The electric field and magnetic field component of EM wave going through vacuum is described by this. Then the correct relation between E naught and B naught is. करो राहुल। ऋषि, पता नहीं है भी या नहीं ऋषि यहाँ। Yes, ma'am. अच्छा, वेव की वेलोसिटी पता है? वेव वेलोसिटी किसके बराबर होती है? Omega by. तो वेव वेलोसिटी के बराबर करके तब निकालना। देखो हमारे पास जो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। ये एक वेव इक्वेशन है भाई। एक वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रही होगी। तो वेव की वेलोसिटी जब लिखते हैं तो इस इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ वेव निकल के आती है क्या? ओमेगा बाय के। ठीक है, और अभी यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से E इक्वल्स टू सी भी निकाला है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से जो EM वेव की वेलोसिटी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? E अपॉन बी। तो क्या रिलेशन बनेगा भाई? अगर E नॉट और B नॉट अगर हमारे पास इनके एम्पलीट्यूड्स हैं तो व्हाट विल बी द रिलेशन कि भाई ओमेगा बाय के किसके बराबर है? E नॉट बाय B नॉट के। तो करेक्ट रिलेशन क्या हो गया? के E नॉट इक्वल्स टू ओमेगा B नॉट है। Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बेसिक जो वेव्स की नॉलेज है ना वो थोड़ा होना चाहिए। दिक्कत मत करना, लेकिन जब हम 11th का पढ़ेंगे तो बेसिक बेसिक 11th वहां से कवर भी करेंगे। ये वेव की वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। क्या होता है भाई? के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, के क्या होता है हमारा? वेव नंबर। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो इनमें कई बार रिलेशन भी आ जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे। तो के की वैल्यू याद होनी चाहिए 2 पाई बाय लैम्डा। के को वेव नंबर के नाम से बोला जाता है। के इज वेव नंबर। घबराना मत कि ये कहां से आ गया, जितना पढ़ा रही हूँ उतना सफिशियंट है। ये वाला बताओ।
क्या आंसर होगा? सारे PYQ देंगे पेज ऑफ। मैम डी ऑप्शन। ठीक है, और तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, के तुम्हारा प्रोपोगेशन वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओमेगा पूछा है कि भाई ओमेगा किसके बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ओमेगा के नाम से दिया हुआ है, तो किसके बराबर होगा? अभी हमने ई सी बी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ई सी बी पढ़ा था ना, ठीक है, ये भी ई सी बी। तो हमारा अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए तो किसका क्रॉस करना पड़ेगा भाई? ई क्रॉस सी। मैम नहीं, सी क्रॉस ई। ईबीसी पढ़ा था ना, ये ईबीसी होता है, ये भी ईबीसी होता है, ठीक है। तो अभी मेरे को बी का क्रॉस बी चाहिए, तो बी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सी क्रॉस ई। और सी क्या गिवन है भाई? सी हमें यहाँ पे के दिया हुआ है, के क्रॉस ई, यही करना पड़ेगा, के क्रॉस ई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। अब बी होता किसके बराबर है भाई? मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि भाई ई क्या है? सी बी के बराबर है, तो बी किसके बराबर आया? ई बाय सी के बराबर आया। ई बाय सी के बराबर आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ओमेगा के टर्म्स में है आंसर, ओमेगा के टर्म्स में लाना पड़ेगा। मैम हाँ, सी को के क्यों लिखा है? अरे दिया है ना प्रोपोगेशन वेक्टर। सी क्या है? वेलोसिटी है ना, तो यस वेलोसिटी मैम। उसी डायरेक्शन में होगी ना जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है हाँ मैम ठीक है। ना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, सिंपल सी बात है। तो सी को मैंने यहाँ के क्रॉस ई लिख दिया। तो बी किसके बराबर आया भाई? इस इक्वेशन से देखो, ई इक्वल्स टू सी बी से बी आया ई बाय सी के बराबर। इतना तो हमने रिजॉल्व कर लिया, बट यहाँ पे देखो ओमेगा के टर्म्स में आंसर है। इसका मतलब वेव की वेलोसिटी जो सी किसके बराबर होती है, अभी पढ़ा था, ओमेगा बाय के, वो यहाँ पर यूज हुआ है। तो ई अपॉन ओमेगा ऊपर क्या जाएगा भाई? यही बनेगा ना, के, ठीक है। तो कौन सा एग्जैक्टली सही है यहाँ से? बी वेक्टर किसके बराबर आया भाई? 1/ओमेगा एज इट इज, यहाँ से 1/ओमेगा बाहर आ गया। ई और के का क्रॉस कैसे लिखोगे? के क्रॉस ई के हिसाब से, ठीक है। तो विच ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा। मैम लास्ट में क्या करा ये बताना। देखो लास्ट में क्या किया हमने, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करी, ठीक है। सी किसके बराबर आएगा भाई? ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के ना। वहां पर भी तो हमारा के का वेक्टर क्या दिखाता था? y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो भी तो वेव की डायरेक्शन ही दिखाता था, के क्रॉस ई, ठीक है। अब के को यहाँ पे इन्होंने प्रोपोगेशन वेक्टर बना दिया, तो इसके हिसाब से लिखोगे तो के और ई को कैसे डिसॉल्व करना पड़ेगा? ई क्रॉस के क्रॉस ई। यस मैम। सी को ओमेगा अपॉन के तो लिखा है, सेम ही तो चीजें हैं। के को इन्होंने डायरेक्शन ऑफ वेव बता दिया, उसको वेलोसिटी भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, डायरेक्शन पता चलनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में। बस ई और के को रिजॉल्व करना है। ई और के को लिखना क्या है? के ई लिखना है कि ई के लिखना है, तो वो तुम्हें डायरेक्शन से पता चलेगा। वो डायरेक्शन हमने यहाँ निकाल ही ली भाई, ये एग्जैक्ट डायरेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो वो यहाँ हमने, मैम हाँ इधर आपने लिखा है बी इक्वल टू ई अपॉन सी, लेकिन बी इक्वल टू सी अपॉन ही होता है ना मैम? बी इक्वल ई टू सी इक्वल्स टू अपॉन ही होता है। नहीं नहीं, ई इक्वल्स टू सी भी होगा ना।
तो बी ई बाई सी हुआ ना, ये क्रॉस में है। ठीक है। इस वाले को इसके साथ कंपेयर मत करो कभी, ये ठीक है बी मैम। इक्वल टू, इसका क्रॉस हटा के बी इक्वल टू सी कर दो, ऐसे मत करना। वो डायरेक्शन के लिए है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है। इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा ई इक्वल टू सी बी करके। यस मैम ठीक। हाँ, मिलाने मैम यहाँ पे जो आपने लिखा है नीचे मैग्नेटिक फील्ड ई बाय सी, फिर आपने ई के बाय ओमेगा लिखा है, तो यहाँ पे के तो मैम वेव नंबर है ना? हाँ, ये वेव नंबर डायरेक्शन भी दिखा, ये तुम्हारा प्रोपोगेशन वेक्टर है। यहाँ पे इस के को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई, के भी तो तुम्हारा यही बता रहा है ना कि डायरेक्शन किस में है, एक्स के कोफिशिएंट है वो यही तो बता रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तुम्हारा। तो यहाँ से हम उसको सेम लिख सकते हैं, इन्होंने बता दिया कि भाई हमारा प्रोपोगेशन वेक्टर के वेक्टर है, तो इसको तुम यहाँ से रिप्लेस भी तो कर सकते हो के क्रॉस ई से। ठीक तो है, मैम वेव नंबर और प्रोपगेशन वेक्टर दोनों सेम है? नहीं सेम नहीं है, के तो तुम्हारा डायरेक्शन को दिखाएगा, वो तो एक्स वाई जेड, वो एक डायरेक्शन हो गई जो तुम्हारा वो है प्रोपोगेशन वेक्टर है ना। ये इन्होंने एक टर्म दे दिया कि के वेक्टर एक वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखा रहा है। ये एक्स भी तो हो सकता है कि ये एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स डायरेक्शन होगी, तो उन्होंने ऐसे के वेक्टर दे दिया। अब के और के वेक्टर सिमिलर टर्म नहीं है, ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो कि ये के और ये वाला जो सेम है, तो दीज बोथ आर नॉट सेम, ये अलग अलग क्वांटिटीज है। ठीक है, ये बी जो है ये के क्रॉस ई तो डायरेक्शन दिखा रहा है। सुनो, के क्रॉस ई डायरेक्शन के लिए है। देखो अगर मैं इसको पूरा इरेज करती हूँ दोबारा से, देखो के इज वेव नंबर, ठीक है। और जो तुमने यहाँ पे लिखा है बी किसके बराबर आया था भाई, हमारे के क्रॉस ई के दिखा रहा है डायरेक्शन, जो हमें प्रोपोगेशन वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है कि भाई ये के वेक्टर में है। बस, ये कोई अलग से नई क्वांटिटी नहीं आई। अब हमने देखा कि यहाँ पर कुछ इन्होंने नई टर्म दे दी, ठीक है। अब होना तो एक्चुअली में चाहिए बी इक्वल्स टू कितना आया था हमारा, बी की वैल्यू कितनी थी, ई इक्वल्स टू सी बी से हमारा आया ये ई बाय सी। सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, ओमेगा बाय के, तो ये ओमेगा अपॉन के। अब जो ये के यहाँ पर क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी है वेव नंबर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे 1 बाय ओमेगा लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी यहाँ से प्रोपोगेशन वेक्टर के साथ, कि डायरेक्शन को अगर शो करना है बी की, तो डायरेक्शन के साथ वो होना चाहिए के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्शन वाला के आया है। अब बचा ये वाला के, हो सकता है कि वेव नंबर इस तरीके से हो कि वो वैल्यू 1 हो गई हो, के की वैल्यू। हो सकता है कि जो ये हमारा के यहाँ पर बच रहा है वेव नंबर वाला, वो इस तरीके से हो कि वैल्यू 1 हो गई हो, क्योंकि वो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, इस वजह से। अब ऐसे भी कर सकते हो ना, इन्होंने बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उन्होंने ये भी बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ओमेगा से शो करना है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो के को क्या लिख सकते हो तुम, 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख दो। तो हो सकता है लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं हो, 1 हो सकती है, तो इसीलिए दिस फर्स्ट हमारा ठीक है, ठीक है। ये जो के है ये वाला के नहीं है, ये वेव नंबर वाला के है, और ये के डायरेक्शन दिखा रहा है बस। अब जो ये वाले के की बात कर रही हूँ कि मैम जो ये कांस्टेंट के आया है वो कहाँ गया भाई, यहाँ पे उन्होंने हो सकता है इसकी वैल्यू 1 दे दी हो एग्जैक्टली, तो वो के यहाँ पे दिया ही नहीं है ना। तो हमारे क्वेश्चन हमारे आंसर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट मैचिंग ऑप्शन है वो तो 1 है ना, तो इसलिए हमने 1 टिक कर दिया, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं। मैम अगर यहाँ पे जो के वेव नंबर है, तो मैम यहाँ पे नीचे जो के वेक्टर है वो कैसा है? वो अलग है, मैम वो आया कैसे? हमने डायरेक्शन देख दी है ना कि भाई बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, बी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो भी वेक्टर के साथ तो वेक्टर ही आएगा, के कोई वेक्टर थोड़ी है, के तो एक वेव नंबर है, के इज अ नंबर। अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ लिखोगे तो क्वांटिटी तुम्हें डायरेक्शन बतानी है ना कि उस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो डायरेक्शन आई है यहाँ से के क्रॉस ई से,
ये K क्रॉस E कोई क्वांटिटी नहीं है, K क्रॉस E, K क्रॉस E यहाँ पे एज ए डायरेक्शन यूज हुआ है, I कैप J कैप ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता B का तो तुम सीधा लिखते मैम E बाय C की वैल्यू है E अपॉन ओमेगा K, सॉर्टेड। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब वेक्टर के लिए तुम्हें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी ना, I कैप J कैप K कैप। अब हमें डायरेक्शन नहीं गिवन तो हम डायरेक्शन किसके फॉर्म में लिखेंगे? या तो E और K के फॉर्म में, या तो इनका क्रॉस करो। तो क्या होगी वो डायरेक्शन भाई? 1 बाय ओमेगा एज इट इज। ठीक है, डायरेक्शन क्या बनेगी? E वेक्टर क्रॉस K वेक्टर, सॉरी K इंटू E, उल्टा लिख दिया। तो ये तुम्हारी वो क्वांटिटी है जो इस वेक्टर डायरेक्शंस को दिखा रही है, बस। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट तुम्हारा ठीक है। ये मोस्ट मैचिंग आंसर था, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए फर्स्ट ठीक है। चलो मैम हाँ, मैम वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाय के जो मैम वो डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड के लिए। ओमेगा बाय के कहाँ है? नहीं, ओमेगा बाय के तो मैग्नीट्यूड के लिए है, वो डायरेक्शन नहीं दिखा रही ओमेगा बाय के। डायरेक्शन तो वेक्टर प्रोडक्ट दिखाएगा, वेक्टर का क्या तुमने प्रोडक्ट लिया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। अब भी नहीं तुम्हें समझ में आई चीज? इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात है, उन्होंने बस डायरेक्शन पूछी थी तुमसे, डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब ओमेगा से क्या करना है? वो ओमेगा से अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखूं तो ओमेगा तो 1 बाय में आना चाहिए ना, के की वैल्यू ऊपर एज इट इज रहनी चाहिए। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर फर्स्ट ही। फिर आती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स कितनी एनर्जी को कैरी करके चलते हैं। तो देखो जो ईएम वेव है भाई, ईएम वेव के पास अपना मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी है। ठीक है, तुम्हारी जो ईएम वेव है इसके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम को भी कैरी करके चल रही है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि कितना एनर्जी कैरी करके चल रही है। तो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में तो एनर्जी कितना आता है भाई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के उसमें रिप्रेजेंट करना चाहो तो तुम्हारे पास क्या आता है इसका आंसर? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगर इलेक्ट्रिक में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब होगा क्या कि जो भी तुम्हारी ये दोनों इक्वल होते हैं ना? हाँ, जो भी ईएम वेव होगी उसमें तुम्हारी जो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ये कैसी बटी होंगी? बराबर बराबर बटेंगी। ठीक है, दोनों एनर्जी बराबर बराबर बांटी जाएंगी। ये फॉर्मूला याद करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, तो क्या लिखा है भाई? म्यू ई जो है म्यू बी के बराबर है, यानी दोनों एनर्जी डेंसिटीज आपस में अगर देखे जाएं तो ये दोनों का वैल्यू बराबर निकल के आएगा। ठीक है, तो ईएम वेव एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो दोनों में बराबर बराबर बटी हुई है एनर्जी। उसके बाद एक नई टर्म आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? किसी भी इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? इंटेंसिटी क्या है भाई? निकालनी किसी पर्टिकुलर एरिया के अपॉन में एरिया। हाँ भाई, इंटेंसिटी क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे कितनी एनर्जी पास कर रही है 1 सेकंड में, है ना। और उस एरिया को भी मान लो पर यूनिट ले लो। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये पर यूनिट एरिया है, ठीक है, इस पर यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पास कर गई तो उसे क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया अपॉन पर यूनिट टाइम। अब देखो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। भाई अभी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है। तो यहाँ से एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हो? पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला निकल के आया, पावर अपॉन एरिया। वैसे इनको मोस्टली जो पढ़ते हैं हम लोग वो पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादातर,
ठीक है, वहां पे रेडिएशन प्रेशर टर्म करके आती है, वहां पे अच्छे से पढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी यहाँ पे आई प्रेशर अपॉन एरिया, ठीक है, एक ये टर्म आया। अब इंटेंसिटी को हमें रिलेट करना है जो अभी आपने एनर्जी प्रेशर आएगा या फिर पावर आएगी? पावर, पावर, दिस इज पावर। मैं रेडिएशन प्रेशर कह रही नहीं नहीं, ये तो पावर है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर। ये पावर है, ठीक है। अब देखो हमें इस एनर्जी को, इस इंटेंसिटी को रिलेट करना है अपनी उस वाली एवरेज एनर्जी से, डेंसिटी से, जो भी हमने ये म्यू ई और म्यू बी पढ़ी है, इनसे हम रिलेट करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होती है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी इंटेंसिटी पास होगी, है ना, कितनी इंटेंसिटी होगी इस पर्टिकुलर एरिया से। तो मैंने माना कि तुम्हारी लाइट है जो सी वेलोसिटी से चल रही है, कितने यूनिट टाइम में देखना है मुझे? डेल टी टाइम में देखना है कि इस डेल टी टाइम में कितना वो क्रॉस कर लेगी। तो देखो इस डेल टी टाइम में वो कितना वॉल्यूम चलेगी भाई इस पूरे एरिया में? अगर एरिया डेल ए है इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो सी वेलोसिटी से डेल टी टाइम है, तो उसने कितना एरिया कवर, कितना डिस्टेंस चली तुम्हारी लाइट रेज? एक्स डिस्टेंस। तो एक्स किसके बराबर आया? सी इंटू डेल टी। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? इस क्रॉस सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। देखो ये लिखना था मुझे, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना आ गया मेरा? लेंथ किसके बराबर आ गई भी? अगर सी वेलोसिटी है, डेल टी से डेल टी टाइम में मुझे देखना है, तो सिंपल सी बात है, इतना लेंथ कवर करेगी डेल टी टाइम में। तो म्यू एवरेज को क्या लिख सकते हैं भाई? इंटू वॉल्यूम। भाई एनर्जी डेंसिटी थी ना वो, एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर थी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये एनर्जी डेंसिटी को क्या बोला है हमने? म्यू एवरेज। तो मेरे पास यहां से एनर्जी किसके बराबर आ गई? म्यू एवरेज इंटू वॉल्यूम, राइट। तो भाई म्यू एवरेज निकाला था हमने, किसके बराबर आई? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी किसके बराबर आ गई? अगर मैं म्यू एवरेज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर वही किया है, तो म्यू एवरेज एज इट इज रखा, मेरे को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना था। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया हमने क्रॉस सेक्शन का ले ही लिया है, लेंथ चाहिए थी कि डेल टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो इंटू सी डेल्टा टी। तो बाकी चीजें देखो कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचा क्या? म्यू एवरेज एज इट इज, सी एज इट इज। तो यहाँ से इंटेंसिटी और म्यू एवरेज को, म्यू क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जो भी पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उनके बीच में एक ये वाला रिलेशन सेट होता है, I इक्वल्स टू म्यू एवरेज इंटू सी। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले फॉर्मूले याद करने हैं, मैम हजारों। वो ई भी इंटेंसिटी है ना? कहाँ पे? ई इक्वल टू म्यू एवरेज इंटू बी। ई एनर्जी, हाँ ई एनर्जी है, इंटेंसिटी को तो आई से दिखाएंगे ना। ठीक है। ई एनर्जी है भाई, देखो टर्म याद रखना, ई एनर्जी, म्यू एवरेज तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी है, और ये वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी है, और ये सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, बस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। दूसरा बनेगा अगर बी स्क्वायर के टर्म्स में, तो उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाले तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जब पीवाईक्यू करोगे ना, तो तुम देखोगे जो अभी तुमने पढ़ा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक है। आया होगा तो वो इधर उधर से ही घूम के निकल रहा होगा उसका आंसर। ये रहा, ये फॉर्मूला याद रखना। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, म्यू एवरेज की वैल्यू पता है, सी से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा रेडिएशन प्रेशर। देखो ये रेडिएशन प्रेशर यहाँ पर वैसे नहीं पढ़ते हैं, इसको मोस्टली जाके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये वाला डेरिवेशन तुमने नहीं सीखा है कि मोमेंटम जो है ई बाय सी के बराबर कैसे आता है। वहां पे जो डी ब्रुगली वेव आती है, तो वहां से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो कि तुम्हारे पास जो ईएम वेव है वो मोमेंटम कैरी करके चलती है, तो ईएम वेव के पास मोमेंटम होता है, ठीक है। तो कितना मोमेंटम होता है, किसके बराबर होगा मोमेंटम? एनर्जी अपॉन ये क्या है? सी, वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम किसके बराबर होगा? यू अपॉन सी, यू तुम्हारी एनर्जी है, ठीक? अब ये तुम्हें यहाँ से समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रेडिएशन में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब देखो, अब तुम एक बार क्वेश्चन लगा लो 2025 के। फॉर्मूले तो आई थिंक सबने नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक पे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जीज बट नॉट मोमेंटम। रीजन दिया है कि मास ऑफ फोटोन इज 0। हाँ, बस इतना ही है। अभी मैम तुमने सी फोटोन, ऑप्शन। देखो अभी फोटोन का तुमने पढ़ा नहीं है। फोटोन को क्या, ये जो लाइट है ना, इसको जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे तो वहां पे लाइट को बोलते हैं कि लाइट जो है फोटोन से बना हुआ एक बंडल है। तो फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन अगर अगर वेलोसिटी से मूव करता है जबकि स्पीड ऑफ लाइट से होता है, तो वहां पर उसके पास मास आ जाता है। तो फोटोन का रेस्ट मास इज 0, बट अदरवाइज उसके पास मास हम लोग मानते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ कि क्या ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन आ रहा है मैम। सी, मास 0 है फोटोन का। ये तो गलत ही है। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि मोमेंटम भी कैरी करता है, तो एक लाइन से ही सवाल आ गया। देखो, मैंने ये कभी अभी देखे भी नहीं थे ये, और एक ही स्टेटमेंट और वहीं से सवाल बन गया कि मोमेंटम कैरी करती है। तो असर्शन तो गलत ही है मेरे हिसाब से। मास ऑफ फोटोन, इसमें देखो डायरेक्टली नहीं दिया है कि मास ऑफ फोटोन कौन से की बात कर रहा है। रेस्ट मास तो 0 होता है। मैम ऑप्शन से ही बता सकते हैं, वैसे दोनों गलत तो होएगा ही नहीं। दे नहीं रखे ना इसमें, बोथ बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। भाई आर भी गलत है, बट नॉट मोमेंटम। मैम बट वो तो ऑप्शन में नहीं है ना। ले देके यही ऑप्शन बचा फिर, है। देखो कैसे यस मैम। जेई ऐसे गलतियां करता है। मास ऑफ फोटोन इज 0, क्या समझे भाई इससे। मैम रेस्ट मास। मैम रेस्ट पे। और ऑप्शन ही तो नहीं है, देखो फर्स्ट का थर्ड ही है, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कुछ। और ये कभी कहीं नहीं पढ़ा कि फोटोन का मास 0 होता है। तुम्हारे सिलेबस में कोई जरूरत ही नहीं पड़ती इस वाले मास की। यस मैम। ले, ये थर्ड हमें मजबूरन के कारण लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं है। सेकंड का मैम सेकंड आंसर, सेकंड का। कैसे, प्लेन मैम ईएम। क्योंकि एक्स में दे रखा था मैम, वाई और जेड में ही होगा फिर। हाँ देखो, एक्स में दे ही रखे हैं तो बचा ही क्या। एक्स वाले तो हट ही जाएंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो हो ही नहीं सकती। फिर ये दो ऑप्शन एक से कैसे हो गए भाई। अच्छा, ये वाला भी एक्स में है, मैम एक्स उसमें नेगेटिव आ जाएगा ना। नहीं, एक्स नहीं हो सकता ना। मैम अच्छा, थर्ड ये वाला थर्ड हो वाला, सकता था मैम, बट वो नेगेटिव हो जाएगा। मैम उसमें नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव एक्स, इसलिए अच्छा वो नहीं नेगेटिव होगा। एक्स आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये एक्स दिख रहा, ठीक है। तो एक्स एक्स वाले तो हटा ही सकते हो, और अगर एक्स में है तो सी किसके बराबर होता है भाई। सी किसके बराबर बताया था, ई क्रॉस बी। इसमें तो यहाँ से यस मैम। निकाल, अगर सी तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में है तो भाई ई को किस में होना पड़ेगा, ऐसे निकाल लिया करो, आई जे के। ठीक है, तो आई कैप कब मिलेगा, जब किसको मल्टीप्लाई करोगे, जे और के को, है ना। जे और के को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन वाई और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन जे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगर उल्टा कर दोगे तो फिर नेगेटिव आई आ जाएगा, जो कि है नहीं, तो थर्ड भी गलत हो गया। ओके, थर्ड करिए।
अच्छा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीलियम वेव इस सिलेंडर ऑफ लेंथ 274 certain amount of electromagnetic energy inside it. If another cylinder of same length but half diameter increases magnetic interference. इस वाले को भी रहने दो, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ये मैं तुम्हें उसमें पढ़ाऊंगी जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। इस वाले को भी रहने। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई। थर्ड बेटा सभी रहने देना, नहीं करना ये भी। 4 करना। हाँ 4 करो। कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है।
बना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। क्लास ही डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो 2025 का क्वेश्चन पेपर एक बार आप सॉल्व कर लेना। कल क्लास होगी तुम लोगों की, हम लोग एक बार कल भी इसके क्वेश्चंस जो है उन्हें देख लेंगे, नहीं बनते हैं तो। एक बार ईएम स्पेक्ट्रम देख लो कि ईएम स्पेक्ट्रम देखो ये है तुम्हारा ईएम स्पेक्ट्रम। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तुम्हारा वहां उस डायरेक्शन में लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है तुम्हारी ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, 400 से लेके नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ये गामा, ये एक्सरे। तो गामा से इसकी तरफ तुम्हारा लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होगा। और लास्ट से तुम्हारी ये जो लॉन्ग रेडियो वेव्स, एफएम वेव्स, रेडियो वेव्स, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगी। इस तरीके से, ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और यहाँ से इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो गामा, एक्सरे, यूवी ऐसे याद रख लेना। पहले गामा आता है, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर तुम उसके बाद तुम्हारा विजिबल रीजन आता है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, गामा, फिर माइक्रो, फिर एफएम रेडियो। बस रेडियो वेव्स तक याद रखना। तो इसमें से सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ है भाई? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? गामा। इसमें देखो ऑप्शंस में, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो दोबारा एक बार देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की पावर देखो किसकी है भाई? 10⁻²4। गामा रे। हम गामा। हाँ, तो यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इससे तुम्हारा? नहीं नहीं, बी। बी। बी होगा ना, बी होगा। बी ऑप्शन। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर था। अब इनकी एप्लीकेशंस और देख लो। देखो सब एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आई थी, इस साल भी हर साल आती है। रेडियो वेव्स में यूज होता है, टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, पावर देख लो कितनी होती है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये इनका वेवलेंथ है इन सेंटीमीटर्स। अबाउट द साइज की बात करें तो यहाँ पे साइज दिया हुआ है। तो गामा रे का अगर एटॉमिक साइज से देखते हो, एक्सरे में एटम बन जाता है, अल्ट्रावायलेट रे पे मॉलिक्यूल्स बन जाता है, माइक्रोवेव पे हनी भी, रेडियो वेव में तुम्हारी बिल्डिंग्स और ह्यूमन बन जाते हैं। तो इतना साइज हम लोग वेवलेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से ये याद रखना, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद आती है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव कहाँ पर यूज होती है भाई? माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेटॉन्स। मैग्नेटॉन याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटॉन और क्लिस्ट्रॉन्स, ये दोनों शब्द बहुत आते हैं जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेटॉन्स। कहाँ यूज होती है भाई माइक्रोवेव्स? रडार सिस्टम में यूज होती है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। ठीक है, तो रडार में तुम्हारी माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है। मैम सोनार में कौन सी होती है? सोनार तो साउंड वेव ही तो है, सोनार तो साउंड वेव होती है। फिर आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ यूज कर सकते हो भाई? इंफ्रारेड तो विजिबल रीजन के मैम बाद आईआर ब्लास्टर सेंसर में। किसमें? आईआर ब्लास्टर सेंसर। उसके बाद विजिबल रेंज, तो विजिबल की रेंज याद रखना 400 से 700 के बीच में होती है। ठीक है, फिर यूवी आती है, तो यूवी रेज तो सबको पता है कि सन से मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है यूवी रेडिएशन? आंखों की सर्जरी में यूज होती है, जो लेसिक कराते हैं हम लोग, आई सर्जरी, मैम वहां डेंटल पर। ट्रीटमेंट में भी होती है। डेंटल में नहीं, डेंटल में तो नहीं। मैम स्कूल में लिखा था डेंटल ट्रीटमेंट। यूवी रेडिएशंस एक्सरेज करते हैं Yes, ma'am. मसल्स वगैरह के लिए। ना मैम बैक्टीरिया को जैसे किल करने के लिए यूवी रेज का करते हैं, बता रहे थे। ठीक है, देख लेना, मोस्टली यहाँ तो नहीं है। यूवी रेडिएशन मोस्टली जो याद करना है वो आई सर्जरी में याद कर सकते हो। ठीक है, और एक्सरे सबसे ज्यादा कहाँ? एक्सरे तो देखो एक्सेलरेटर्स में प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बार बार एक्सेलरेट कराया जाता है। अब उसको जब किसी एक टारगेट पे हिट करते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपना एक्सरे वहां से रिलीज होती है। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है एक्सरे को? देखो, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन एंड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर्स। तो डायग्नोस करने के लिए, किसी भी चीज को अगर डायग्नोस करना हो कि कौन सी बीमारी है या कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वहां एक्सरे यूज कर सकते हैं। और कुछ कैंसर्स के फॉर्म में ट्रीटमेंट भी मिलता है। अब आगे देखो क्या लिख रहा है, एक्सरे कैन डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म एंड, यहाँ पर इसका जो ओवर एक्सपोजर है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बार बार जाके डॉक्टर के पास एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए। तो बार बार एक्सरे कराने से भी तुम्हारे टिश्यूज जो है वहां डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, फिर आती है गामा रेज। तो गामा रेज कहाँ यूज होती है भाई? दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, देखो सब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है। दिस हाई वेव फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रेडिएशन एंड आल्सो इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है और न्यूक्लियर रिएक्शंस में इमिट होती है ये। ठीक है, गामा रे का यूज देखो कहाँ है? इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसको कैंसरस सेल जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करती है। तो गामा डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। एक्सरे डायग्नोज करती है। ठीक है, ये इसके मेन है। माइक्रोवेव रडार सिस्टम और इंफ्रारेड देखो कहाँ कहाँ पे? ग्रीन हाउस गैस, एलईडीज, फॉगी डेज में कार को विजिबल करने के लिए भी हम आईआर एलईडीज लगाते हैं। फिजियोथेरेपी में भी इंफ्रारेड यूज होती है। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस है। यूवी रेज की देखो कहाँ पर है? वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आई सर्जरी के लिए, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज कर सकते हैं। एक्सरे देखो कैंसर में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन का एटम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया था हमने कि कैसा अंदर से कैसा एटम होगा, तो उसके लिए भी एक्सरे ही यूज की थी। किसी ने पढ़ा होगा ब्रैग्स डिफ्लेक्शन करके एक टर्म आता है, ब्रैग्स डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वहां पे जब एक्सरे रे को ही यूज करके पता लगाया था कि कितना साइज क्या हो सकता है, कितना गैप होता है तो एटम्स में, तो वो भी एक्सरे गामा कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, देखो यही 2023 में आ गया, तो तुम बता सकते हो इसको, याद हो गया होगा? देखते ही याद हो गया होगा। देखो माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं भाई? माइक्रोवेव एयरक्राफ्ट नेविगेशन। और यूवी रेज को कहाँ यूज किया जाएगा? आई सर्जरी। इंफ्रारेड कहाँ यूज हो जाएगी? फिजियोथेरेपी पे। और एक्सरे को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ऐसे हमने चारों याद कर लिए। फिर देखो फिर आ गया ये 2023 के सेशन 2 में, और ये सेशन 1 में आया है। यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम पूछ लिया, तो इसीलिए स्पेक्ट्रम भी देखो, ये वाली चीजें इसको ना तुम किसी तरीके से याद कर लेना। ये स्पेक्ट्रम यहाँ डाल तो दिया ही है ना, तुम याद करने का कोई तरीका ढूंढ लेना, पर याद कर लेना, आ जाता है कई बार। तो माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेड, इंफ्रारेड। तो देखो इंफ्रारेड का तो बता सकते हो, इंफ्रारेड कहाँ तक जाएगी? मैम सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया।
सी ऑप्शन एक्सरे। मैम वो तो एलिमिनेट हो गया, मैं कह रहा हूँ सी ऑप्शन। फर्स्ट, बी का फोर्थ। आंसर बताओ कौन सा हो सकता है। फर्स्ट। ए, यानी माइक्रोवेव का तुमने 0.1 मीटर से 0.1 mm। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। लास्ट तक जाते जाते फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लास्ट तक जाते जाते क्या बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी लास्ट में? रेडियो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी तुम्हारी माइक्रोवेव की होगी ना सबसे ज्यादा। तो जैसे मैं उससे पहले वही आया। सबसे पहले माइक्रोवेव की ही वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है भाई? mm वाला बड़ा होगा ना नैनोमीटर से। तो ठीक है, तो उस हिसाब से देख लो, माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद कौन सा आता है? फिर इंफ्रारेड आएगा, है ना। जैसे हम इंफ्रारेड इंफ्रारेड के लेगा बाद अल्ट्रावायलेट रे आएगा, अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सा आएगा अपना? एक्सरे आएगा। ऐसे याद कर लो भाई। अगर नंबर याद नहीं कर सकते तो ये तो याद कर सकते हो कि कौन ज्यादा कौन कम, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो सबसे ज्यादा होगी माइक्रो की, फिर दूसरे नंबर पे इंफ्रा, फिर अल्ट्रा, फिर लास्ट में एक्सरे। यानी एक्सरे यहाँ पे सबसे छोटी वेवलेंथ के साथ होगा। तो कहाँ है इसमें सबसे छोटी वेवलेंथ? देख लो, 10⁻³ नैनोमीटर या 700, कौन सी होगी देख लो। इसके अकॉर्डिंग योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, सी का क्या है? एक्सरे का ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, वही तो हम कह रहे थे, सी का सेकंड की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 10⁻³ नैनोमीटर वाली। और माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा हो जाएगी mm वाली, फोर्थ ऑप्शन। फिर देखो ये 2022 में आया है, बताओ फिर से। अल्ट्रावायलेट रे क्या काम करेगा? इसकी सारी मैचिंग ही आती है। हाँ, इनकी मैचिंग ही आती है, मैच द फॉलोइंग में। अल्ट्रावायलेट रे क्या काम करेगा? 2025 और 24 के क्वेश्चन चिंता मत करो, कल भी क्लास है, कल लगा लेंगे। कब होगी? यूवी, यूवी रे क्या काम करती है? जल्दी बोलो। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इंफ्रारेड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और माइक्रोवेव फिर से रडार में चला जाएगा। एक्सरे तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। बचा क्या? यूवी रे। कौन सी बच गई? यूवी कौन सी बच गई? यूवी बच गई ना, तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा। ऑप्शन ए। देखो भाई, एक्सरे स्टडी करेगा, नहीं इंफ्रारेड रडार सिस्टम में नहीं, मैं माइक्रोवेव रडार सिस्टम में। हाँ माइक्रोवेव रडार सिस्टम में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सही है। इंफ्रारेड ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इंफ्रारेड तो ग्रीन हाउस में, और अल्ट्रावायलेट के माइक्रोवेव रडार सिस्टम में। अल्ट्रावायलेट वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ सर्जिकल। तो ये सब चीजें याद कर लेना भाई। 24, 25, 23 रिपीट होते आ रहे हैं इनके सवाल। और जो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो हम लोग कल 25 को ट्राई कर लेंगे। ठीक है, बस इतना इस चैप्टर से, इससे ज्यादा नहीं आता। 25 के ट्राई कर लेना, बन जाते तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो वी विल ट्राई कल क्लास में। बाय एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।